हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमो क्लासेस। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में हम लोग टेस्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में 51 से लेके 100 तक करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा और उसको सॉल्व कर लिया होगा। उसमें कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये भी आप लोग एनालिसिस कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन पन्ना, अगस्तमलाई, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, डिब्रू सैखोवा। उपर्युक्त बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? इसमें से बताना है यूनेस्को की कितने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल है। यूनेस्को का प्रोग्राम होता है मैप प्रोग्राम में ही इसको डिसाइड किया जाता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है, जिसमें से 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो इसमें से कौन कौन से शामिल है? जितने भी हैं सब बायोस्फीयर रिजर्व तो है, लेकिन इसमें से कुछ ही यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल है। तो कौन कौन से हैं? पन्ना शामिल है, अगस्तमलाई भी शामिल है, सिमलीपाल, पंचमढ़ी भी शामिल है। अब इसमें से कौन से शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो सिमलीपाल भी शामिल है, डिब्रू सैखोवा इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा केवल 4 ऑप्शन है, 4 शामिल है, 5वां डिब्रू सैखोवा नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के सुरम्य में रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भूंगा झोपड़ी, वास्तुकला, रोगन कला और स्थानीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गांव का वर्णन किया गया है? आपको बताना है किस गांव के बारे में बताया जा रहा है। तो हाल ही में एक विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है, वो गुजरात के धोडो गांव को। ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के प्रकार और प्रमुख फसल। ये बताया गया किस प्रकार की मृदा में कौन सी प्रकार की फसल पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा में धान पाई जाती है? नहीं, लेटेराइट में काजू की फसल ज्यादा होती है और धान की फसल पीट में या दलदली मृदा में ज्यादा होती है। रेगर मृदा या काली मृदा में कपास की फसल ज्यादा होती है। हाँ, ये सही ऑप्शन है। कितने युग्म सही है? केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला AFR 100 प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन, अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाली पहल। नेक्स्ट, पश्चिमी अफ्रीका में शांति बहाल करने के लिए तैनात किए गए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। साहिल क्षेत्र में बंजर भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन, 2024 के अंत तक 1 मिलियन MSMEs तक पहुंचने के लक्ष्य वाली अफ्रीकी संघ की एक पहल। इसमें से AFR 100 किससे संबंधित है? तो ये अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाली पहल है। ये अफ्रीका का एक पहल है जिसमें वनी एफॉरेस्टेशन करने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, साइबेरियाई जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत है। कथन 2, शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च है। कथन 3 है, पेड़ों की पत्तियां छोटी मोटी चमड़ी जैसी और सुई के आकार की होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कितने युग्म सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं। तो कितने युग्म सही है इसमें देख लेते हैं। पहला सही है, साइबेरिया जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत है। हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च है। तो ये सही है। हाँ, ये भी सही है। शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां ही होती हैं। तीसरा है, पेड़ों की पत्तियां, मतलब शंकुधारी वनों की जो पत्तियां होती है छोटी मोटी चमड़े जैसी सुई के आकार की होती है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेपी इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो पहला कथन है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म पाई जाती है। क्या ये कथन सही है? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें क्या सही है? पहला सही है,
नहीं, ये चरम तापमान में नहीं, मॉडरेट तापमान में पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्ण कटिबंधीय उष्ण में नहीं, शीतोष्ण में पाई जाती है। तो न तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? पहली बात, ये कथन एक है, यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा दिया गया था। तो नहीं, ये हैरी हेस द्वारा तो नहीं दिया गया था। ये किसने दिया था? इसको देने वाले हैं मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने दिया, और 1967 में। ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों परपटी से मिलकर बनी होती है। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं वो महाद्वीपीय प्लेट भी होती है, महासागरीय प्लेट भी होती है। नेक्स्ट कथन है, भूपर्पटी के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल की गति के कारण प्लेट में संचलन होता है। तो हाँ, ये जो मेंटल होता है ऊपर मेल्टिंग होता है, गर्म होता है, इसीलिए वो वहां पे फ्लोट करते हैं ऊपर का भूपर्पटी। इसी वजह से ये प्लेटों का संचलन होता है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के बारे में बात की जा रही है। पहला है, यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। दूसरा कथन है, यह मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति, मांस, लाइकेन और सेज ही पनप सकते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ निम्न वर्षा नहीं बल्कि मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा वर्षा होती है इस प्रकार की उसमें। तो पहला गलत है। दूसरा है, मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी जैसे और पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। तो दूसरा कथन ये सही है, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी के आसपास ही पाई जाती है। जनरली साउथ अमेरिका के इस वाले एरिया में पाई जाती है और नॉर्थ अमेरिका के भी पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार के वनस्पति, मांस, लाइकेन, सेज ही पनप सकते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। ठीक है, नहीं ये सही नहीं है। इसमें सूक्ष्म प्रकार की केवल नहीं होती। केवल शब्द जहाँ पे आया होगा आपको संभल जाना है कि बस केवल नहीं होता है, यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये माइक्रो मास लाइकेन से ही नहीं होते, टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा भी गलत है, केवल एक ही युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सी नदी, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा है? उज्जैन क्षिप्रा की नदी किनारे बसा है, सही है। अयोध्या गोमती नहीं, सरयू के किनारे बसा हुआ है। ये गलत हो गया। श्रीनगर झेलम के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। मदुरै कावेरी के किनारे नहीं, मदुरै वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो केवल 2 युग्म सही है। सॉरी, कितने युग्म सही नहीं है? तो 2 युग्म सही नहीं है, इसका भी आंसर 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? विक्टोरिया झील, टांगनिका झील, मलावी झील, तुर्काना झील। तुर्काना, विक्टोरिया, टांगनिका या मलावी। टांगनिका झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील या तुर्काना झील। नेक्स्ट, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील या टांगनिका। तो ये आपको देखना है, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे पहले तुर्काना पड़ेगा, फिर विक्टोरिया पड़ेगा, फिर टांगनिका पड़ेगा, फिर मलावी पड़ेगा। तो ऑप्शन बी, ये सभी साउथ अफ्रीका के पास की है, विक्टोरिया झील के पास की है सारी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी और कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात है, इसका युग्म बताना है। कौन सा सही सुमेलित है? तो नर्मदा, नर्मदा पे धुआंधार है, हाँ ये सही है। नर्मदा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे सही है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पे सही है। इसमें कथन चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लैब्राडोर धारा की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जाता है? लैब्राडोर धारा ठंडी जल धारा है और इसका आर्कटिक और कनाडा के पास से उद्गम होता है। तो इसमें इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है, ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की ओर गल्फ स्ट्रीम का होना। अब ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के पास में गल्फ स्ट्रीम का होना, गल्फ स्ट्रीम का अपसरण, गल्फ स्ट्रीम से गर्म धाराएं बहती है। लैब्राडोर ठंडी जल धारा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह, तो ये सही हो सकता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह का अपसरण। फिर से ग्रीनलैंड के पूर्वी तट तो जाना ही नहीं है, लेब्राडोर ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पे ही है, ये भी गलत हो गया। इरमिंगर धारा और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा का प्रवाह का अभिसरण, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग के एक ही अक्षांश पर अवस्थित होने के बावजूद यहाँ की वनस्पतियों में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति में इस भिन्नता को निर्धारित करता है? अब आगरा और दार्जिलिंग, आगरा उत्तर प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम के पास में, तो दोनों का अक्षांश तो सेम है, लेकिन दार्जिलिंग बहुत ठंडी होती है और आगरा में क्या होता है, गर्म प्रदेश है, मथुरा आगरा ये गर्म प्रदेश है। तो ऐसे यहाँ की वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाएंगी। इसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन है भूमि और जल का वितरण, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा है देशांतर में भिन्नता, चौथा में क्षेत्र की ऊंचाई। तो भूमि और जल का वितरण, इससे कोई मतलब नहीं, समुद्र से दूरी का भी कोई मतलब नहीं, दोनों दूरी हैं। देशांतर में भिन्नता, देशांतर का हमारे क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं होता है। क्षेत्र की ऊंचाई, आगरा की ऊंचाई जो सी लेवल से वो कम है और दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पे है, हिली एरिया है, इसीलिए यहाँ पे ठंडी वनस्पति पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार इसीलिए वनस्पति भी अलग पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। उपर्युक्त में से कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? तो आपको बताना है कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा। तो बांग्लादेश ये भी करता है, चीन भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, श्रीलंका स्थल सीमा साझा करते हैं या नहीं ये आपको बताना है। तो श्रीलंका करता तो सीमा साझा करता है लेकिन स्थल की नहीं करता है, ये जल का सीमा साझा करता है। म्यांमार, हाँ ये भी करता है, तो इसमें ऑप्शन 4 होंगे, केवल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। दूसरा कथन है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें बताने हैं कौन सा कथन सही है। एक केवल दो, एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले देखना, उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, तो हाँ जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये सभी वृक्षाकार प्रतिरूप ही बनाती हैं, तो ये तो सही है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है तो सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है। अब समानांतर है तो अब समकोण पे मिलेंगी। जब कोई मुख्य नदी दो तरह समानांतर प्रवाहित होती है और सहायक नदियां उनसे आके अगर समकोण पर मिले तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा ट्रेलिस कहते हैं, जालीनुमा अपवाह बोलते हैं। अगर ऐसे मिल रही है समकोण पे तो ये जालीनुमा ही आकार बनाएंगी, यहाँ से होते हुए अगर आ रही है ये जालीनुमा ही अपवाह प्रतिरूप बनाएंगे, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है और यह हिमालय में शिवकिला दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा है, सतलुज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है। तीसरा है, रावी नदी सतलुज के हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। तो पहला है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत के मानसरोवर में होता है, ये पता है, ये ट्रांस हिमालय नदी है और मानसरोवर निकट होता है, यह हिमालय में शिवकिला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो कथन 1 सही है। दूसरा है, सतलुज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, रावी नदी सतलुज के हरिके बैराज के निकट दाहिने तट पर सहायक नदी के रूप में मिलती है, तो नहीं, रावी नदी सतलुज से हरिके बैराज, यहाँ पे रावी और ब्यास मिलती है ना कि सतलुज मिलती है, तो कथन 3 गलत है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कथन है, मालदीव और भारत मतलब लक्षद्वीप के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। सैंडल पीक लक्षद्वीप द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें पहले ये बताना है आपको
कि सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? एक पहला देख लेते हैं। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाली छोपों से निर्मित है, ये सही है क्योंकि ये तो पूरा ही प्रवाल से ही बना हुआ है। दूसरा कथन क्या है? भारत मालदीव के बीच में जो सीमा होती है, समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, तो ये सही है। इसमें देखना है मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। यहाँ पे 8 डिग्री जाता है, ये 9 डिग्री जाता है, और अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री जाता है, ये याद रखना है, MML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल पीक लक्षद्वीप की सबसे, नहीं सैंडल पीक लक्षद्वीप का नहीं है, ये अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो कथन केवल 2 सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध ये है कहाँ पे? ये MP में है, ठीक है, और ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। अब किस जलवायु प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, ये बताना है कि गर्मियों में यहाँ पे शुष्क और गर्म होती है, जबकि ठंडी के दौरान यहाँ पे वर्षा होती है। वृक्षों की पत्तियां छोटी चौड़ी और दूर दूर तक विस्तृत होती है, जिससे छाया का अभाव होता है। तीसरा कथन, जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है और शराब उत्पादन यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है। तो ये कौन सी जलवायु प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, सॉरी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखी नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। दूसरा कथन, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। तीसरा कथन, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन तीन। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ये सही है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी भी सही है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है, ये भी सही है। तो कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 71 है, वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। कथन 2 है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने पर के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। तो उपर्युक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही ऑप्शन देना है। तो देखना है कथन 1 सही है कि नहीं, ये बताइए। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, और जबकि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो ये दोनों उल्टा है, कथन एक गलत है, दोनों में सेम कंडीशन नहीं अप्लाई होती है। दूसरा है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। हाँ, ये दूसरा कथन ठीक है। सूर्य की जब ऊष्मीय ऊर्जा पृथ्वी से वापस विकिरणित होती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान उसका घटता जाता है। जैसे जैसे ये पृथ्वी के पास आती है, एनर्जी जो लेके आती है, जो ये वापस आती है, तो जितनी ऊंचाई पे जाती है तो इसकी ऊर्जा क्षय होता जाता है, और ऊंचाई पे जाते ही तापमान घटता है। इसी कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। कथन 2 सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिकार क्षेत्र के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागवान और पीपल है। तो ये बताइए, ये किस प्रकार की वनस्पति का वर्णन करता है? फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको और बताइए ये किस प्रकार की वर्षा वन को बताता है। देखिए, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है, पहला है। दूसरा है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा भी कराते हैं। तो ऐसे ये इस प्रकार के कौन से वन हो सकते हैं?
शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 माह सप्ताह तक पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे पत्तियां गिराने की बात आएगी तो ये पर्णपाती होंगे, और शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कथन 1 क्या है, ये क्या दुर्लभ है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के आसपास अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है। सही बात है, जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो भूमध्य रेखा के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वो शांत होते हैं। वो 23 डिग्री हाफ के पास में, मतलब 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में ये चक्रवातों का बनना ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा के पास में ये शांत रहते हैं। तो ये अत्यंत दुर्लभ है, कथन सही है। दूसरा कथन है, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री के आसपास समुद्र शांत रहता है तो वहां पे वेव्स भी बहुत कम होती है, तो कोरियोलिस बल भी बहुत कम होता है। तो दोनों कथन सही है, और दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलचिकी लिपि। इस ओलचिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि ओलचिकी लिपि क्या है। पहला कथन है, यह लिपि मुंडारी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। दूसरा, इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तो पहला तो गलत है, मुंडारी नहीं, संथाली भाषा लिखने के काम आती है, संथाली भाषा है। और दूसरा, इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ये सही है। तो कथन केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी हब्बा पद किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? होरी हब्बा एक प्रकार का बैलों का खेल होता है। ये जनरली दक्षिण भारत में होते हैं। जितने भी जानवर से संबंधित खेल होते हैं बैलों वाले, तमिलनाडु में भी एक बैल का खेल था तो उसको बैन किया गया था। ये होरी हब्बा भी बैलों से संबंधित खेल है, दक्षिण भारत में प्रैक्टिस किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अब उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु है। जब मानसूनी जलवायु होती है तो मानसून का सीजन होता है जो कि कुछ ही टाइम के लिए होता है, 4 से 8 महीने तक का अंतराल होता है जिसमें वर्षा होती है, ना कि वर्ष भर होती है। तो पहला कथन है हाँ गलत है, क्योंकि ये एक आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो मानसूनी जलवायु है तो सदाबहार वन नहीं पाए जा सकते। सदाबहार वन का इक्वेटोरियल रीजन पाए जाते हैं जहाँ की वर्ष भर सेम वर्षा होती है, वहां पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गूगल एलएलसी ने हाल ही में जेम्मा को प्रस्तुत किया, जो एक नया सर्च इंजन है। ये तो सही है कि जेम्मा को प्रस्तुत किसने किया, गूगल एलएलसी ने ही किया है। लेकिन जेम्मा ये ओपन सोर्स एआई है, ना कि सर्च इंजन है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सर्च इंजन नहीं है, ओपन सोर्स एआई है। दूसरा, जेम्मा उस ऑनलाइन कंटेंट को एनक्रिप्ट करने में सहायता करेगा जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किए गए हैं। तो एनक्रिप्ट करने का काम तो नहीं करता है, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत सर्च इंजन द्वारा काम किए गए, इसके अलावा भी इसके बहुत से काम होते हैं। तो बस केवल जैसे शब्द है तो यहाँ से ये गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। इसमें न तो एक कौन सा सही है, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत में जिसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से चीजें मिलती हैं और हम उसको लैब में ले जाके देखते हैं, फिर उससे ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। दूसरा अप्रत्यक्ष होता है जिसको फोर्स बल द्वारा उसको हम फील करते हैं, वो एनर्जी फॉर्म में होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शक्ति, भूकंप की क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार में हमें मटेरियल्स मिलते हैं अर्थ के, जैसे आता है तो लावा और मैग्मा के रूप में वो जम जाते हैं मटेरियल्स, तो हम उसे पता कर सकते हैं कि आंतरिक भाग में है क्या। उल्कापिंड बाहर से आते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडी है, इससे हम आंतरिक भाग का पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, यूनिवर्स में क्या चल रहा है ये जरूर पता लगा पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शक्ति, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम ये ज्ञात तो कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वहां मेटेलिक चीजें हैं जो कि हाई ग्रेविटेशनल है, लाइक आयरन, लेकिन हम कंफर्म नहीं होते, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष सोर्स है। भूकंप की क्रिया, ये भी एक अप्रत्यक्ष सोर्स है,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रवाह या मृदा सर्पट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मृदा प्रवाह इसको बोलते हैं मड फ्लो। मड फ्लो के लिए होता है। अब मड फ्लो से ही संबंध करिए। मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब मृदा की नमी समाप्त हो जाएगी तो वो मड तो रहेगा नहीं, तो वो तो ड्राई हो जाएगा। तो नमी समाप्त होने पे मड फ्लो होगा ही, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा, टुंड्रा एवं शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। संभव है। टुंड्रा एरिया क्या होता है, जो शीत कटिबंधी में होता है। शीत कटिबंधी में ये ग्लेशियर के फॉर्म में होते हैं। जब बर्फ वहां से पिघलेगा तो मड फ्लो होने के चांसेस बन जाते हैं। और शुष्क क्षेत्रों में, लाइक जैसे ठंडी में, शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। संभव नहीं है, नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा। तीसरा, आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट बॉग बर्स्ट एक संबंधित परिघटना है। तो हाँ, आयरलैंड में ये जो बॉग बर्स्ट होता है ये भी मड फ्लो से ही संबंधित है। तीसरा कथन सही है। तो कितने सही है? केवल एक स्टेटमेंट इसमें से सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लॉफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं, ग्लेशियर लेक होता है, पूरा लेक जब जम जाता है ग्लेशियर के फॉर्म में, तो वो अचानक से पिघलता है तो वो फ्लड के फॉर्म में आता है। जब फ्लड के फॉर्म में आता है तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से बन सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हिमनद झीलों से संबंध है जिनका निर्माण हिमोर से अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। नेक्स्ट है, हिमनद झीलों से के संकोचन और विस्तार से ग्लोफ की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, ग्लोफ प्रवण क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं होता। चौथा है, ब्लैक कार्बन के पत्थर में से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा है? तीन स्टेटमेंट सही होंगे, एक नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये हिमनद झीलों से संबंध है जिसका निर्माण हिमोर के अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, हिमनद झीलों के संकोचन और विस्तार से होता है ये। तीसरा भी सही है, क्योंकि ऐसे एरिया में कृषि नहीं की जा सकती है। चौथा गलत है इसमें। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है, भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। पत्ते तो गिराते हैं सदाबहार वनों में, वृक्ष पत्ते तो गिराते हैं। ऐसा कोई वृक्ष ही नहीं है जो अपने पत्ते ना गिराते हो। अगर पत्ते नहीं गिराएगा तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पत्ते गिराते हैं लेकिन सेम टाइम पे नहीं गिराते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सदाबहार वनों में वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ना कि एक प्रजाति की। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और पूर्वोत्तर। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कहाँ होता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे तो शैडो जोन पाया जाता है, और शैडो जोन पे कभी भी सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पनप सकते। हाँ, उसके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी पे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। कितने सही है? केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त नदियों में से कितनी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? अब हमें पूर्व से पश्चिम मतलब जो अरब के सागर में गिरती हैं वो नदियां बताती हैं। तो वैगई नदी, शरावती नदी, वंशधारा। इसमें कौन सी अरेबियन सी में गिरती है ये बताना है। तो वैगई नदी, वैगी ये निकलती है कावेरी की सहायक नदी है। ये जाके केरला, हाँ, केरला और तमिलनाडु के पास से निकलती है। ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। शरावती नदी, शरावती नदी किसमें गिरती है? ये गिरती है अरेबियन सी में। वंशधारा ये भी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर्विक असंबद्धता या मोह असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है?
तो मोहो असंबद्धता, जब अर्थ का इनर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट, और ये है मेंटल। मेंटल में अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट। अपर मेंटल होता है लिक्विड फॉर्म में होता है हाई ओशन टेम्परेचर के कारण, और इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको मोह बोलते हैं, मोह असंबद्धता। तो मेंटल और भूपर्कटी के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिंग स्ट्रेट कौन सी जल संधि और कौन से जोड़े जाने वाले जल निकाय हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट ये किसके बीच में पाई जाती है, इसमें बताने कितने युग्म सही हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में पाई जाती है, हाँ सही है, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट अलास्का के भी पास में और इधर से रसिया के पास में होता है। अलास्का रसिया को अलग करता है। ये आर्कटिक सागर है और यहाँ पे पैसिफिक सागर है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट पाई जाती है, तो ये सही है। दूसरा कुक स्ट्रेट, ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों के बीच में इधर तस्मान सागर है और इधर है साउथ पैसिफिक, इन दोनों को जोड़ती है, ये भी सही है। तीसरा है बाबर मंडेप जल संधि, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ये तीनों सही है। तो कितने युग में सही है, सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन है ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस, जेईटी इसको बोलते हैं, जॉइंट यूरोपियन टॉरस नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, इसमें दोनों सही है। टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिस पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, और जेट संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सी मृदाओं को संदर्भित करता है। ये परिच्छेद 1 है, ए है पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण अनुपजाऊ होती है। और मृदा 2 के बारे में कहा गया है यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। इसमें बताना है मृदा ए और मृदा बी ये कौन सी मृदाएं हैं। तो पहले में क्या था, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी तट में पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क होती है। तो ऐसी कौन सी मृदा हो सकती है, ये ऊसर मृदा होंगी, ठीक है। जो शुष्क भी अर्ध शुष्क है तो ये ऊसर मृदा होती है, पश्चिमी घाट के और पूर्वी तट में, घाट और पूर्वी तट पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा में होती है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लोहा ऑक्साइड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, तो ये लेटराइट मृदा के बारे में बताई जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंपीय तरंगों के बारे में बताता है प्राइमरी पी तरंग और सेकेंडरी तरंग दोनों धरातलीय तरंग के उदाहरण है, तो हाँ ये सही बात है, ये दोनों धरातलीय हैं। दूसरा भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातलीय तरंगें अधिक विध्वंसकारी होती हैं, तो हाँ ये भी करेक्ट है। जो धरातलीय तरंग होती है ये बहुत ही ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि इनकी स्पीड स्लो होती है। सबसे ज्यादा स्पीड प्राइमरी की होती है, देन सेकेंडरी की होती है, फिर एलवेव्स की होती है। सबसे ज्यादा तो विध्वंसकारी एलवेव्स होती है क्योंकि जो जिसकी स्पीड तेज होती है वो तेजी से निकल जाएगा, ऊपर की जो चीजें हैं वो एज इट इज बनी होती है उनमें इफेक्ट कम पड़ेगा, तो बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो विध्वंसकारी होता है। लेकिन ये जो एल वेव्स होते हैं वो एकदम से स्लो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इसमें दोनों का सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। दूसरा कथन उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है। तो पहला कथन क्या है, पहला ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, 21 जून के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है, नहीं 21 जून को ये कर्क रेखा तक ही लंबवत चमकता है, उसके ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट कश्मीर वाले जो एरिया होते हैं वहां पे लंबवत नहीं चमकता है, तो संपूर्ण भारत में लंबवत नहीं चमकता है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जाता है, हाँ दूसरा कथन सही है, इसमें कथन केवल 2 सही है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में तटीय क्षेत्र की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है। पहला है, तटीय क्षेत्रों में तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही, मतलब कभी कभी ही ऋतु परिवर्तन होता है, तो हाँ ये सही है। तटीय क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट हमेशा बना रहता है। दूसरा है, स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। दूसरा ये भी सही है, स्थल जल जमीन ज्यादा जल्दी गर्म और ठंडी होती है, जबकि जल देर से गर्म और देर से ठंडी होती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। तो उष्ण मरुस्थल होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। दूसरा कथन है, ये सही बात है। दूसरा कथन है, महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धारा की उपस्थिति के कारण वहां निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं। अब महासागर के जो पूर्वी किनारे होते हैं वहां पे ठंडी महासागरीय जलधारा की उपस्थिति के कारण निम्न वर्षा होता है। अब ठंडी महासागरीय जलधारा होंगी तो वहां पे ऑब्वियस निम्न वर्षा क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। तो दूसरा भी सही है और कथन 2 एक की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितनी देशें बाल्टिक सागर की सीमा को स्पर्श करती हैं? तो बाल्टिक सीमा सागर से लगने वाले जो देश होते हैं, इधर स्वीडन होता है, फिर फिनलैंड है, इधर रसिया होगा, देन बाल्टिक कंट्रीज होती है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिर पोलैंड है और इधर से जर्मनी है और कुछ एरिया में डेनमार्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड नहीं होगा। तो कौन कौन से होते हैं? केवल 3, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। नीदरलैंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्शल आर्ट कौन से राज्य से संबंधित है, कितने युग में सही है, ये बताना है। तो सिलंबम तमिलनाडु का सही है, गतका पंजाब का है, ये भी सही है, और थांगता सिक्किम का नहीं है बल्कि ये मणिपुर का है। तो कितने सही है? केवल 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने के और उनके प्रबंधन से संबंधित है? नहीं, बस केवल वर्ड गलत है। सार्वजनिक के साथ साथ अगर निजी भूमि पे भी कोई लगाना चाहे तो भी लगाया जा सकता है। तो ये पहला गलत है, क्योंकि जैसे एब्सोल्यूट सेंस देता है तो वो गलत ही होता है ज्यादातर। दूसरा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, दूसरा है, कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है। कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष और कृषि को एक साथ लगाना है। दूसरा सही है। तीसरा है, समुदाय वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाया जाना है। तो निजी स्वामित्व पे ऐसे नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वहां का ऑनर खुद से ना लगाए। तो यहाँ पे इस सार्वजनिक वानिकी कार्यक्रम में निजी स्वामित्व वाली भूमि का शामिल नहीं। हाँ, निजी रूप से वो लगा सकते हैं और वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी है, सारे कंपल्सरी ऑप्शनल है उनके पास। तो दूसरा भी गलत है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षारीय लावा के बारे में 2 प्रकार के लावा होते हैं, एक क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है। जो अम्लीय होता है वो बहुत ही थिक होता है। जो थिक होगा तो उसका बर्स्ट क्या होगा? बर्स्ट करेगा तो बहुत जल्दी जम जाता है, और जब वो जमता है तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण करता है। और जो क्षारीय होता है बहुत तरल होता है। जब तरल होगा तो ये दूर तक फैल के जाता है। जैसे पानी अगर पतला है, कोई लिक्विड चीज पतली है, तो वो जब निकलेगी तो बहुत दूर तक फैल के जाती है। तो इसमें कथन बताना है। पहला कथन है यह अत्यधिक तरल होता है, तो सही है। दूसरा कथन है इसके कारण विस्फोटक उद्गार होते हैं। नहीं, इसके साथ विस्फोटक उद्गार नहीं होते हैं। विस्फोटक उद्गार अम्लीय लावा में होते हैं। जो थिक होता है, जब थिक होगा तो बीच में जाएगा, मार्ग का अवरुद्ध करेगा, फिर उसको तोड़ते हुए जब दूसरा लावा निकलेगा तो वहां पे विस्फोट होता है, विस्फोटक उद्गार होते हैं, इसीलिए ऊंची ऊंची पर्वतें बनाती हैं। तीसरा कथन है इसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो नहीं, इसकी तरफ
मिश्रित नहीं बल्कि शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। शील्ड ज्वालामुखी बनता है जो पतले बनते हैं। तो कथन 3 भी गलत है, 2 भी गलत है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कौन कितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं? तो बताने कौन कौन से हैं। महोगनी, ग्रीन हार्ट, बाओबाब। तो महोगनी ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, ग्रीन हार्ट भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, जबकि बाओबाब ये सवाना जलवायु है, सवानी या सुडांतुल वृक्ष है। कितने सही? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है 89 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पृथक कर दिया गया था। तो कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं। दूसरा है, बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। तो पहले बताना, उष्णकटिबंधीय वन मृदा, जो उष्णकटिबंधीय वन मृदा होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर होती हैं, क्योंकि अब उष्णकटिबंधीय है तो पत्तियां गिरेंगी तो वहां पे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। कथन 1 सही है। दूसरा है, बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। मृदाओं का ह्रास तो होता ही, अगर वनस्पति चक्र क्या होता है, एक बार किसी फसल में बहुत वहां पे ह्यूमस है, बहुत उपजाऊ रहता है, लेकिन अगर एक बार वनस्पति लगाए तो नाइट्रोजन का सरल ह्यूमस का यूज होगा, उसके बाद दोबारा लगा दिए, उसमें दोबारा फुलफिल नहीं किया गया है, दोबारा ह्यूमस की भरपाई नहीं हो पाई, नाइट्रोजन उसको मिला नहीं, फिर से उस पर वनस्पति चक्र करती, ऐसे बार बार करेंगे तो उस मृदा की उपजाऊ पन वो घट जाएगा, तो उसकी उर्वरता कम होती जाएगी। तो बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी ह्रास तो संभव है, तो ये दो स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने नहीं यूज किया है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है, अवसाद लेके आएगी, लास्ट में नदी जब ऊंचाई से निकलती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो अवसाद को धीरे धीरे डम करते हुए जाती है, जो लास्ट में बचे हुए अवसाद होते हैं वहां पे स्पीड जब नदी की स्लो हो जाती है और बचे हुए अवसाद होते हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब बीच में अवसाद जमा हो जाते हैं, वो अवरुद्ध करती है मार्ग को और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी में बट के नदी मेन रिवर से मिल जाती है, मेन रिवर से या फिर समुद्र से, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसमें देखना है कौन कौन सी अनुकूल दशाओं के संदर्भ में है। नदी मार्ग में एक बड़ी गोखुर झील की उपस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल दशाओं में से एक है। अब गोखुर झील का निर्माण कब होता है? जब नदी अपने मार्ग से चलती रहती है, नदी विसर्प होता है, विसर्प होते होते अब ये इधर इस एरिया में अवसाद को डम करेंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने मार्ग पे यहाँ पे डम करेगी, यहाँ से भी हो गया, बीच में छोटा सा तालाब जैसे एरिया हो गया और नदी अपने रास्ता बदल दी है, तो वहां पे अवसाद पहले ही डंप हो गया, वहां पे गोखुर झील का निर्माण हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ये गोखुर झील की जो उपस्थिति होती है उसके लिए अनुकूल दिशा नहीं बनाती है, जो गोखुर होता है वो अवसाद ऑलरेडी डंप करती है, तो वो गोखुर का निर्माण तो मतलब सही नहीं कराएगी क्योंकि आगे के लिए अवसाद कम हो गया है, पहला गलत है। दूसरा, डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास अवसादों के एकत्रीकरण में मदद करती है। अब डेल्टा के पास जब तीव्र ढाल होगा तो तीव्र ढाल होगा क्या होगा, इसकी स्पीड तेज होगी, जब स्पीड तेज होगी तो अवसाद आगे चले जाएंगे ना, डेल्टा का निर्माण तो अवसाद के रुकने से होता है, जब अवसाद रुकेंगे ही नहीं, एकत्र ही नहीं होंगे तो डेल्टा का निर्माण कैसे होगा, फिर तो एस्चुरी बन जाएगी, तीव्र ढाल जहाँ पे होते हैं वहां एस्चुरी बन जाती है, तो यहाँ पे कथन 2 भी गलत है, न तो 1 न तो 2। तो ऐसे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, एक टेस्ट विजन का टेस्ट नंबर 3 ये कंप्लीट होता है, ऐसे ही टेस्ट का डेली श्रृंखला लाई जाएगी और आप उसको सॉल्व करते रहिए, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, थैंक यू तब तक के लिए।